हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज ये वीडियो इंटर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के तीनों स्ट्रीम के सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। स्टार्ट कर दिए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सिलसिला। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियोस है। अगर देखो कितना अच्छा पूरा याद कर लो लोग, ऐसा 10 प्रश्न जौन हर बार परीक्षा में आवेला। क्या बात है भाई, सही में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आप उसको फेयर कॉपी पे जरूर नोट कर लेना, क्योंकि यही वो क्वेश्चन होंगे जो आप एग्जाम टाइम में ज्यादा बार रिवीजन करोगे। और निश्चय रूप से मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आएगा भी। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्लीज एक बार सब कोई जोर लगा के शेयर कर देना इस वीडियो को अपने प्यारे साथियों तक, और मन लगा करके इसको देख लेना। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल जो है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। बातचीत चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। देखिए, अगर वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति, भाई अगर बोलने की शक्ति न होती तो हम बोल नहीं पाते। पूरी सृष्टि, समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ना तो हम अपना भाव विचार किसी के सामने व्यक्त कर पाते, ना सामने वाला कर पाता। बहुत बेकार सा जीवन हो जाता। यदि अब यहां पे आप देख सकते हैं, यदि यदि मनुष्यों में वाक शक्ति ना होती तो यह सृष्टि गूंगी बहरी रह जाती। सब लोग लुंज पुंज से हो जाते, मानो कोने कोने में बैठा दिए गए होते। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी तीसरी इंद्रियों द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे के साथ कुछ भी कह नहीं सकते थे। हम कुछ भी कह नहीं सकते थे, किसी से कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमारे पास वाक शक्ति ही नहीं हो। तो फिर वही बात है बच्चों, ठीक है। दूसरा सवाल है कि लपटन साहब, उसने कहा था कहानी का पात्र जो है उसकी जेब से क्या बरामद हुआ था। जो लपटन था, लपटन साहब जो आया था नकली रूप पकड़ के, जब लहना सिंह ने उसे दिया था खाने पर, तो उसके बाद उसे जेब से बेल की तरह 3 गोले बरामद किए गए थे। लपटन साहब की जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी है, जिसमें से 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। और कौन कौन से भाग में युद्ध का वर्णन है? दूसरा, तीसरा और चौथा। याद रखेंगे, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। यह एक दिव्य कहानी बन गई है, बिल्कुल बन गई है। चलते हैं बच्चों। शायद मुझे लगता है आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। रेडी, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल आ गया कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। जयप्रकाश नारायण जी जब संपूर्ण क्रांति का भाषण दे रहे थे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, हम बताए थे आपको कि वो कह रहे थे कि बापू और नेहरू के बारे में जब बात आ रही थी तो विशेषता दे रहे थे आलोचना को लेकर के, कि कई बार ऐसा होता था कि बापू की कही गई बात अगर हमें अच्छी नहीं लगती थी और समझ आती थी कि नहीं ये गलत है, तो हम बापू के सामने उनके मुंह पे कहते थे कि नहीं बापू, ये हम नहीं मानते, ये गलत है। तो बापू हमें इस बात का बुरा नहीं मानते थे बापू, और हमें वो समझाते थे। वही बात बिल्कुल नेहरू जी की भी थी। बापू और नेहरू में महानता छिपी हुई थी। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनाओं को भी बर्दाश्त करते थे, वे आलोचना को सम्मान करते थे, वो आलोचकों का सम्मान करते थे, और आलोचकों को समझा बुझाकर साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। जयप्रकाश नारायण जी अगर उनकी आलोचना कर देते थे उनके मुंह पे भी, तो भी वो आलोचक का मतलब जो आलोचना करता हो, तो आलोचक तो जयप्रकाश नारायण जी हो गए यहाँ पे। फिर भी बापू और नेहरू की ये विशेषता है, खुद वो अपने मुंहों से कहते हैं कि भाई उनमें विशेषता थी कि वो हम लोगों को समझाते थे, बुझाते थे, साथ लेके चलते थे। ये सवाल है। अच्छा, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते? देखिए, राष्ट्र केंद्रीय सरकार को जेपी उलट देना चाहते थे। बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन चलाया, बाद में जेपी इसके नेता बने। यह क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति। जेपी बार बार छात्रों से कहते थे कि भाई देश का भविष्य आप सबके हाथ में है, युवा हो तुम लोग, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर जीवनी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। नेता जेपी उन्हें सलाह देते हैं, जेपी उन्हें सलाह देते थे कि तुम लोग नेता बनो, और फिर कहते हैं कि हम आगे भी तुम लोग को सलाह देंगे। जेपी उन्हें आगे भी सलाह देंगे, लेकिन छात्रों ने नहीं माना। छात्रों का कहना था कि नहीं, नेतृत्व आप ही करिए।
उनको बाधित किया गया, उनको बाधित किया गया। जेपी ने तब कहा कि ठीक है, वे सबकी सलाह लेंगे, वे छात्रों की बात ज्यादा सुनेंगे, लेकिन शर्त थी कि फैसला उनका होगा। हम सबकी बात सुनेंगे, जनता जनार्दन छात्रों सबका सुनेंगे, लेकिन फैसला मेरा होगा और उस फैसले को सबको मानना होगा। अगर पीछे से कोई डिटेक्ट करे कि जेपी ये करो, जेपी वो करो, तो उस दिन मैं नेतृत्व छोड़ दूंगा। ये इनका कहना था। क्रांति सफल करने के लिए हमारे जो फैसले होंगे, उन सभी फैसलों को आपको मानना होगा। ठीक है, चलो बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सब। बाकी चैप्टर वाइज वीडियो एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज वगैरह आपको मिल ही रहे हैं, तो ये सब भी चलते, मतलब ये सब भी मिलता जाएगा आपको। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर चैप्टर के अंदर यह बताया जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो कह रहे हैं कि नारी की पराधीनता तब हुई जब हमारे देश में जब कृषि का आविष्कार हुआ। जब कृषि का आविष्कार हुआ, मानव जाति ने जब खेती का आविष्कार कर लिया, तब से नारी पराधीन हो गई, क्योंकि कृषि के चलते वो औरतों को घर में रखने लगा और स्वयं बाहर रहना पसंद किया। अपने लिए खुले आसमान चुन लिया और घर की चारदीवारी औरतों के लिए छोड़ दिया। ऐसा स्थिति रहा। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। पुरुष कुदाल चलाने वाला और स्त्री अछोड़ने पछोड़ने का काम करने वाली बस रह गई थी। उसके बाद देखिए, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, लेखक अज्ञेय जी 4 वर्ष बाद मालती के घर जाते हैं, कहते हैं कि वहां का जो माहौल था, वातावरण था, काफी मतलब अजीब सा था, शांत था। ऐसा लग रहा था कि उस घर पर कोई साया मंडरा रही हो। और मालती का जो जीवन गति था वो यंत्रवत मशीन की तरह चलते जा रहा था, रोज की नियत गति की तरह। अज्ञेय के द्वारा रचित कहानी रोज की मालती का घर यंत्रवत चलता था, उसमें कोई आनंद नहीं था, समय की ही पाबंदी का पालन मात्र होता था, जीवन नीरस हो गया था। एक विवाहित स्त्री अभाव में घुटती जा रही थी, उसका जीवन त्रासदी भरा हो गया था, अभाव था उसके घर में। पूरा वीडियोस अगर रोज चैप्टर का देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में देख लो। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, ऐसा क्यों? देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि जब क्रांति सतत रूप से हो, प्रयत्न किया जाए, तो कष्ट सहने और बलिदान करने से ही होती है क्रांति, सफल तब होगी। भगत सिंह देशवासियों के हृदय में अमिट छाप छोड़ने के लिए फांसी की सजा को चुनते हैं। कहते हैं कि जब देश हमारा आजाद होने की स्थिति में हो, देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, तो व्यक्ति के भाग्य को भूल जाना चाहिए, वो बाधित नहीं आना चाहिए। उस परिस्थिति में अगर हमें फांसी मिल जाए तो हम खुशी खुशी इसे स्वीकार करते हैं, और देश की क्रांति को सफल करने के लिए कष्ट सहना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा समय समय पर जरूरत के हिसाब से। ये उनका इच्छा था बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ये चैप्टर है ओ सदा निरा। ओ सदा निरा में ये बात बताया गया कि चंपारण एक इतना शानदार क्षेत्र, जहां चंपारण एक ऐसी मिट्टी रही, एक ऐसी भूमि रही जो दुनिया भर के लोगों को आश्रय दी है रहने के लिए, वहां कृषि करने के लिए, उद्योग करने के लिए। वहां पर अंग्रेजों ने आकर, क्यों अंग्रेज वहां पर उस जगह को चुने थे? यही वजह था। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में अवस्थित चंपारण की भूमि पेड़ पौधों और जंगलों से भरी हुई थी। सही बात है। वहां पर तुगलक जो क्या था, गयासुद्दीन तुगलक ऐसे करके थे, युद्ध छिड़ गया उन लोगों में, तो क्या हुआ, तलवार एकदम काटा काटे स्टार्ट हो गया। जंगलों में छिपे हुए थे उसके दुश्मन, तलवार से काटने लगे, पेड़ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो गई। नहीं तो वहां पर पेड़ पौधा जंगल भरी हुई थी। इन पेड़ों की कटाई कृषि एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए कर दी गई। मतलब कुछ दिनों में ऐसा है कि यहाँ की नदियां बाढ़ का पानी ला देती है। मशान, सिकराना, पंडई एवं गंडक इत्यादि नदियां यहाँ के निवासियों को ललकारती है, चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ती है। अच्छा, पेड़ पौधा था, तो पेड़ पौधा जो था वो बाढ़ को रोकता था, पानी के बहाव को रोकता है, उनकी जड़ें पानी को रोकता था, उसके चलते वहां पर बाढ़ नहीं आता था। लेकिन जैसे पेड़ पौधे काटे गए, वहां के मतलब धर्मांध मानव और बिल्कुल क्या ही कहा जाए, प्रकृति के द्वारा दी हुई चीजों को इस बुरे हालात से उन्होंने रखा, काट पीट दिया, जो भी मतलब खत्म करने के चक्कर में पड़ गए लोग। उस वजह से उसका नतीजा ये निकला कि गंडक नदी उफान पे रहती है और प्रचंड बाढ़ की स्थिति हो जाती है।
पहले घना जंगल था, वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था, लेकिन बाढ़ उस समय नहीं आती थी। बहुत जगह के मजदूर भी आकर के बसते गए, लेकिन वहां पर धीरे 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 उसी युद्ध से पेड़ कटना शुरू हो गया, तो फिर कटते चला गया और बाढ़ आना लाजिमी हो गया, आसान सा हो गया। बाढ़ तो आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। ये वही चैप्टर से है। देखो भाई, चंपारण में नीलहे गोरे किसानों का शोषण और अन्य अत्याचार करते थे। जो गोरे थे ना, गोरे गोरे मतलब अंग्रेज, वो किसानों का शोषण करते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे। वो नहीं चाहते थे कि दक्षिण बिहार के बागी विचार का असर वहां मतलब चंपारण में जल्दी पहुंचे, वो चाहते थे देर से पहुंचे। इसलिए गंगा पर पुल नहीं बनाना चाहते थे। पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलहों का राज ब्रिटिश साम्राज्य के छलछाया में पनपता रहा। विचार इधर से यहां से वहां न जाए, अगर जाएगा तो आंदोलन छिड़ जाएगा, हम लोग कूटा उटा जाएंगे। अंग्रेज इस वजह से पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं लिए थे। हाँ, अगला है सवाल कि बिसनी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। देखो, बिसनी और मुन्नी, बिसनी सिपाही की मां है, मानक की मां है, मुन्नी की मां है और मुन्नी उसकी बेटी है। मां बिटिया को मानक का इंतजार है, अपने बेटा की प्रतीक्षा इंतजार है। वह ब्रह्मा में युद्ध में गया हुआ है और वहां से कुछ कमा कर लाएगा तो मुन्नी की शादी में पैसे खर्च होंगे। वे डाकिये की राह मानक के पत्र के लिए देखते हैं, क्योंकि मानक कह के गया था पिछली बार आया था तो कि मैं ब्रह्मा की लड़ाई में जा रहा हूं। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं लगी थी, तो एक माँ अपने बेटे के पत्र के लिए या फिर वो बेटे के लिए ही तरसती है, तो मुन्नी उसे कहती है कि माँ तू चिंता मत कर, अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। पहले हर 15वें दिन पत्र आते थे, पर अभी नहीं आ पा रहे। वही डाकिये की राह देखकर मानक के पत्र का राह देखा जाता है। अब 2-2 महीने हो जाते हैं। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, क्योंकि वो परिवार गरीब है और बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, इस वजह से वो मानक को युद्ध में भेजती है। मां बिस्नी अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने के लिए भेजती है ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके, जिसके सपने किसी के होते ना पूरे, रोज बनाए फिरे फिर भी अधूरे। क्या बात है, सपने किसी के होते ना पूरे, रोज बनाए फिर भी अधूरे। इस कारण से मुन्नी की शादी करना बहुत जरूरी हो गया था। एक गरीब परिवार के लिए हर कोई चाहता है कि अपनी बिटिया का शादी करे, लेकिन शादी के लिए पैसा। बिस्नी कहती है कुंती से कि आप तो जानती ही है कि आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं, मतलब दहेज मांगने के लिए। हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है, ये बात ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस, तुलसीदास जी का द्वारा रचित रामचरितमानस। ये भी 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत कमाल का। अच्छा, लेखक की भाभी क्या कहती हैं, उनके कथन का महत्व बताइए। लेखक की भाभी क्या कहती है। आप जूठन चैप्टर पढ़े होंगे, बड़े कमाल का चैप्टर है भाई। जूठन चैप्टर में ऐसा है जो परिस्थिति दिखा गया है, आप पढ़े होंगे, पढ़ लीजिएगा, कि जब लेखक पैसों के लिए बैल की खाल उधेड़ कर लौटा तो क्या हुआ, उसके पैर जवाब दे रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, वो बहुत भारी थे, चमड़े कपड़े गंदे हो गए थे, पूरे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। वो जब घर आते हैं, किसी तरह स्कूल के बच्चों से बचकर बस स्टैंड से घर आते हैं लोग छिप करके, उस समय उनके चाचा भी साथ नहीं दिए थे, तब इस हालत में देखकर मार होने लगी। बड़ी भाभी ने कहा मां से कि मां, इनसे ये मत कराओ, हम लोग भूखे भले रह जाएंगे, पर इनसे ये मत कराओ, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी लेखक के लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। और वही वो समय था, वही वो जुबान था भाभी का, जो इनके जीवन में रोशनी ला दिया। मां को भी लगा वो बात, लेखक उस गंदगी से बाहर निकल आए हैं। लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं, ऐसा लेखक का मानना है। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्यों। शिक्षा चैप्टर। ये सही बात है कि बचपन से ही आपका एक ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है, जहां पे आप स्वतंत्रता अनुभव करें, जो स्वतंत्र हो, कहीं किसी का कोई दबाव नहीं हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते हो जाते हैं, त्यों त्यों ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। सही बात है, बहुत ऐसे लोग हैं, आप हम बहुत ऐसे लोग हैं जो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनके अंदर डर समाता जाता है। किस बात का भाई, क्या करूंगा, क्या होगा, कैसे क्या करे, किस प्रकार का, दुनिया भर की बातें, नौकरी क्या होगी, लगेगी कि नहीं होगी। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से भयभीत हो जाते हैं, परंपराओं से डर जाते हैं, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी या पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत रहता है, और जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती।
जहां डर है वहां पे मेधा नहीं हो सकती, वहां मेरिट नहीं हो सकती, ऐसा लेखक का मानना है। हाँ जी बच्चों, हो गया। चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हम लगातार आप सबके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, अपना स्नेह बनाए रखें। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा रहा आज का सेशन, क्योंकि हमें हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो आपसे ही मिलता है। आप हमारे मोटिवेशन के सबसे बड़े सोर्स हैं, आप हमारे मोटिवेशन के गुरु हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अपना स्नेह बनाने के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं सब वीडियोस देखते रहिए, बहुत ही कमाल के सेशन है। ऑल द वेरी बेस्ट साथियों, बाय एवरीवन।